कल बेटा हम थे स्किल्स के ऊपर। मैंने आपको ओपन स्केल, क्लोज, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, ग्रोस, फाइन, डिस्क्रेट और सीरियल। डिस्क्रेट्स क्या होती है? डिस्क्रेट्स स्किल्स वो होती हैं जो छोटे पार्ट में, जो स्टार्ट होती हैं और क्लियर कट, बिगेन से एंड तक क्लियर हो जाती है। ठीक है, बिगेन से एंड तक क्लियर हो जाती है, मतलब शॉर्ट टाइम में ही क्लियर हो जाती है, आज सिखाई और आज ही खत्म हो गई, इस तरह की स्किल्स। सीरियल्स, मैंने सीरियल्स के बारे में बता रहा था क्लास जब ऑफ हुई थी कि सीरियल्स एक क्रम से चलने वाली चीजों को कहा जाता है। तो जो सीरीज में चलती रहती है, बहुत सारी स्किल्स ऐसी होती है, बहुत लंबी होती है, तो उसके लिए 1 डेज 2 डेज एनफ नहीं होता। तो उस कंडीशंस में क्या होता है कि वो एक लॉन्ग पीरियड ले लेती है, एक लॉन्ग पीरियड। आज एक स्किल सिखाई, कल आज एक स्किल को सिखाना शुरू किया, आज उसके कुछ पार्ट को 1 घंटे में सिखाया गया, कल उससे आगे उसी में ऐड किया जाएगा, परसों उससे आगे ऐड किया जाएगा। वो सीरीज चलती रहेगी उस स्किल को जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाती। जैसे साइकिलिंग है, साइकिलिंग चलाने के लिए, साइकिलिंग करने के लिए तो बताते हैं, वो एक लॉन्ग प्रोसेसिंग है, उसमें डे बाई डे बाई डे बाई ऐड होता रहता है। उसके बाद निरंतर जारी रहने वाली, ठीक है, लगातार चलने वाली। सीरीज का मतलब होता है कि वो कई सीरीज में, कई पार्ट में जारी रहती है। और कंटिन्यूअस क्या होती है? ये बेटा एक साइकिल की तरह होती है। कंटिन्यूअस स्किल्स लाइक अ साइकिल, जैसे साइकिल की चैन होती है, यहां से आपने 6 चीजें सीख ली और फिर 7वीं पे जैसे खत्म हुआ, उसके बाद फिर से आप पहली स्किल्स के ऊपर चल दोगे। आप समझने की कोशिश करो, कंटिन्यूअस वो होती है कि पहले 1 से 6 तक स्किल्स आपने सीख ली और उसके बाद फिर दूसरी स्किल्स को सीखना आपने शुरू कर दिया। इंडिविजुअल स्किल्स वो होती है जो केवल एक टाइम पे एक ही स्किल सीखी जाती है, एक टाइम पे एक ही स्किल्स को सीखा जाता है। कोएक्टिव, कोएक्टिव में होता है कि आप एक स्किल सीख रहे हो, उसी बीच में सीखते सीखते आप दूसरी स्किल की तरफ भी ध्यान देने लग जाओगे, दूसरी स्किल्स भी उसी में सीखना चालू कर दोगे। जैसे आप आज एक स्किल सीखी, उसी स्किल को सीखते सीखते दूसरी स्किल शुरू कर दी, तो उसी में वो ऐड हो जाएगी, तो वो को एक्टिव हो जाएगी, उसके साथ दूसरी वाली भी एक्टिव हो जाएगी, वो को एक्टिव होती है। इंटरएक्टिव की एक को सीखते हैं, जैसे दूसरी को सीखना चालू किया। सपोज करो मैंने आज एक स्किल सिखाई, इसके बाद मैं दूसरी को सिखाऊंगा, तो पहली वाली जो होती है वो इंटरएक्टिव हो जाती है, वो लूज पड़ने लगती है, पहली वाली हम भूलने लगते हैं, पहली वाली स्किल्स को हम भूलने लगते हैं और हमें दूसरी याद आती है। जर्नली हमारी लर्निंग प्रोसेसिंग क्या कहती है, हम स्किल्स को कैसे सीख सकते हैं? जो स्किल्स, देखिए आप भी ध्यान से चीजों को एक समझिए कि हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी क्या कहती है। हमारी साइकोलॉजी कहती है कि जब पीरियड स्टार्ट होता है क्लास के बीच में, तो जो चीज सबसे पहले सिखाई जाती है वो ध्यान देते हैं, और जब हम कंसंट्रेट करते हैं कि बेल होने वाली है, पीरियड खत्म होने वाला है, तो लास्ट की चीजों को, तो वो चीज है इंटरएक्टिव। मतलब दूसरी चीज, पहली चीज हमने सीखी वो भूल गए और दूसरी कंटिन्यू हमने शुरू कर दी। इसमें कोएक्टिव में क्या होता है, एक जारी रखते हुए दूसरी को सीखना चालू कर देते हैं, दूसरी स्किल्स को सीखना चालू कर देते हैं। पर इंटरएक्टिव में क्या होता है कि एक को सीखते हैं पर दूसरी कहीं ना कहीं वो इंटरप्ट होती है, उसमें बाधा पहुंचाती है। ठीक है, ये थी स्किल्स आपकी। अब हम आते हैं टेक्निक और स्टाइल पे, टेक्निक और स्टाइल के ऊपर। टेक्निक और स्टाइल, सबसे पहले मैं टेक्निक की बात करूंगा। टेक्निक, टेक्निक को कहते हैं तकनीक, तकनीक। देखो बेटा, जब हमने स्किल सीखी तो स्किल्स का क्या काम होता है, एक किसी कौशल को सीखने के लिए, किसी एक तकनीक को सीखने के लिए, कौशल को सीखने के लिए हमें क्लियर टू कट वो पूरी प्रक्रिया करनी होती है। जैसे बॉल को, बास्केटबॉल को हमें बास्केट में डालना है, उसके लिए हमें पूरी प्रोसेसिंग सीखनी पड़ेगी, पूरी जो स्किल्स है वो सीखनी पड़ेगी, यानी बॉल को कैसे ड्रिबल कराना है, कैसे पकड़ना है, कैसे थ्रो करना है। ठीक है, अब होती है टेक्निक। टेक्निक, हम बॉल को किस तरह से डाल सकते हैं, वो हमारी टेक्निक के ऊपर
निर्भर करता है। हमारी टेक्निक, हमें बॉल को अंदर डालना है, तो हमारी टेक्निक क्या होती है, कभी कभी हम पीछे से भी ऐसे करके इस तरह से डाल देते हैं, हम बॉल को इस तरह से भी डाल देते हैं। हमारी ये टेक्निक हो गई, तकनीक हो गई। हमारी ये तकनीक थी कि हमने इस तरह से पकड़ा, इस तरह से घेर दिया। और जब हम बॉल को किस तरीके से पकड़ते हैं हाथों में, वो हमारा स्टाइल कहलाता है। भाई मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, क्रिकेट खेलते हुए मुझे कट करना है, बॉल को कट मारना है, वो मेरी एक स्किल है, कट करना। अब मैं उसको किस तरह मारता हूं कट, बॉल को इस तरह पीछे हटके कट मारता हूं या आगे हटके कट मारता हूं, वो किस तरह मारता हूं, वो मेरी टेक्निक है। कट करना मेरी स्किल थी, कट करना मेरी स्किल थी। बॉल को मैंने कट किया, किस तरह कट किया, हॉकी में मुझे पुश पास करना है, पुश पास मतलब अपने साथी को बॉल को पास करना है, मैंने पास किया, वो मेरी स्किल्स थी कि मैं किस तरह इसको पास कर रहा हूं। पर मैं किस तरह करूंगा ये मेरी टेक्निक के ऊपर डिपेंड करता है। तो हो सकता है मैं इस तरह ऊपर उठा के बॉल को दूं, ये जमीन पे, ये दूसरे को चकमा देके अपने पार्टनर को पास करूं, ये मेरी टेक्निक कहलाएगी। ठीक है, जैसे इसमें दे रखा है स्किल शूटिंग इन बास्केटबॉल। देखो जैसे एक टेक्निक दे रखी है, इन्होंने स्किल्स बता रखी है, शूटिंग स्किल, शूटिंग, ये स्किल है शूटिंग इन बास्केटबॉल। देखो ये एक स्किल है हमारी, कौन सी, शूटिंग इन बास्केटबॉल, कि बॉल को उसके अंदर डालना है, रिंग के अंदर डालना है, ये मेरी एक स्किल है, शूटिंग इन बास्केटबॉल, की बास्केटबॉल को बास्केटबॉल के अंदर डालना है। अब मैं इसे दो तरीके से देख सकता हूं, लेअप शॉट, लेअप शॉट, और दूसरा है बेटा जंप शॉट। बात को ध्यान से ही समझ लेना कि मुझे एक काम करना है, मेरे को एक काम करना है, बॉल जो है बास्केटबॉल है, उसको बास्केट के अंदर डालना है, शूटिंग करनी है, उसको डालना है। ठीक है, अब उसको डालने के मेरे पास दो तरीके हैं, ले अप शॉट, पहला है ले अप शॉट, मेरी टेक्निक है ये ले अप शॉट। ले अप शॉट में क्या होता है, जब मेरे सामने कोई प्लेयर नहीं आ रहा है, मेरे सामने कोई प्लेयर नहीं आ रहा, मैंने ले जाके बॉल को आराम से डाल दिया, डाला बास्केट के अंदर। मेरे को करना क्या था, मेरी स्किल क्या थी कि मुझे बास्केट के अंदर बॉल को डालना है, दैट्स इट। तो मैंने पहले ले अप शॉट, मैं आराम से गया, आराम से पकड़ा, आराम से डाल दिया, क्योंकि मेरे सामने कोई भी अपोनेंट प्लेयर नहीं आया, मेरे सामने कोई भी अपोनेंट प्लेयर नहीं आया, अपोजिशन का प्लेयर नहीं आया, तो मैंने उसको डाल दिया। बट दूसरी कंडीशन जंप शॉट, कि ऐसा हो सकता है कि मेरे पास सामने बास्केट को कवर करने के लिए, बास्केट ये है, बास्केट का हाथ करके कोई प्लेयर खड़ा हो जाए, तो मैं इसमें डालता तो हो जाता, नॉट पॉसिबल। उस समय क्या होगा, मैं जंप लूंगा, मेरी जंप टेक्निक काम आएगी। जंप शॉट मारा मैंने, जंप शॉट मारा, जंप शॉट से बॉल को डाल दिया। दोनों में काम क्या था, शूटिंग बॉल को अंदर डालना, पर दोनों में टेक्निक मैंने अलग अलग कर दी, स्किल एक ही रही पर टेक्निक अलग अलग हो गई। ठीक है, मोटिव एक होता है, तो आप उसको कैसे पूरा करोगे, वो आपकी टेक्निक होती है। ठीक है, अपने मोटिव को कैसे कंप्लीट करते हो। तीसरा है स्टाइल। स्टाइल आपका तरीका, शैली जो होती है, मैंने पहले भी बताया था, जिस दिन कल मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने पहले ही बताया था कि बास्केटबॉल है, इसको ऐसे पकड़ लीजिए, ऐसे पकड़ लीजिए, कैसे पकड़ लीजिए, ये आपका स्टाइल है। ठीक है, वो आपका स्टाइल है। आप दौड़ते हैं, आप दौड़ते हैं, ठीक है, तो कैसे दौड़ते हैं, ये आपका स्टाइल है। सबका अलग अलग स्टाइल होता है। क्रिकेट में आप बल्ला देखते हैं, खाली स्टाइल ये नहीं है हेयर स्टाइल रखना और बॉडी बनाना, ये स्टाइल ही, खेलने का भी स्टाइल, उसका किस तरह का स्टाइल है, ठीक है, वो किस तरह से खेल रहा है, वो उसका स्टाइल कहलाता है। आजकल नए नए तरीके से स्टाइल आ गए हैं, एक हाथ से बैट से बॉल को मार देते हैं, फुटबॉल में खेलने का तरीका होता है, कोई लेफ्ट से मारता है, कोई राइट से, तो वो उनकी स्टाइल होती है, तरीके होते हैं। ठीक है, ये स्टाइल कहलाता है बेटा। आपका नया टॉपिक जिसका नाम है कॉन्सेप्ट एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डोपिंग। सबसे पहले हमें कॉन्सेप्ट समझना होगा, हमें कॉन्सेप्ट समझना होगा कि डोपिंग होता क्या है, उसके बाद उसका वर्गीकरण कि डोपिंग किस किस तरीके से किया जा सकता है।
डोपिंग किस किस तरीके से किया जा सकता है। बेटा जी, हर एक खेल में खिलाड़ी का एक ही मकसद होता है, मेडल लाना, मेडल लाना, जीतना। ठीक है, उसका एक ही मकसद है, केवल जीतना ही जीतना है, और कोई मकसद नहीं होता। इस जीत के लिए वो अपने हार्डवर्क के साथ साथ कुछ गलत चीजों को भी इस्तेमाल करने लगता है, जो खेल के नियमों के विरुद्ध होते हैं। केवल ऐसी चीज नहीं कि जिन्हें लेकर आप अपने पावर को बढ़ाते हैं वही डोपिंग होती है, नहीं, ऐसे चीजों का इस्तेमाल करना जो आपके खेल के नियमों के विरुद्ध हो, नियमों के विरुद्ध भी हो। केवल आप कुछ खा पी के उसको दौड़ रहे हैं वो ही नहीं, केवल ऐसे कार्य जो आपके खेल के नियमों के विरुद्ध होती हैं, ऐसी चीजें, ऐसी दवाइयां जो आपके खेल के नियमों के विरुद्ध होती हैं, उनका यूटिलाइजेशन करना डोपिंग कहलाता है। उनका यूटिलाइजेशन करना डोपिंग कहलाता है। जैसे आपको पता है ओलंपिक कहां से चालू हुआ? ओलंपिक चालू हुआ यूनान, जिसे ग्रीस कहा जाता है आज की डेट में, ग्रीस से चालू हुआ। मैंने चैप्टर नंबर 2 में आपको पढ़ाया, ओलंपिक 2 टाइप का हुआ, एंसेंट और मॉडर्न। तो आज नहीं, थर्ड बिफोर क्राइस्ट, 300 साल पहले, क्राइस्ट के जन्म से भी 300 साल पहले, यानी आज से लगभग 2300 साल पहले, 2300 साल पहले भी क्या होता था जब ये गेम होते थे बेटा जी, जब ये गेम होते थे, ओलंपिक, एंसेंट ओलंपिक होते थे, तो उसके दौरान रशियन, यूनानी खिलाड़ी कुछ ऐसी दवाइयों को यूज करते थे, कुछ ऐसी चीजों का सेवन करते थे जिनसे उनकी पावर बढ़ जाती है, या फिर किसी तरह का वो नशा यूज किया करते थे जिससे उनकी ताकत बढ़ जाए, पर वो नहीं होनी चाहिए थी। साथ के साथ फिर 100 ईसा पूर्व उन्होंने ऐसे पदार्थ, ड्रिंक बनाए जिनसे पावर, स्टेमिना बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, कि जो फिर उन्होंने खाना बंद कर दिया। फिर उन्होंने कुछ ऐसी दवाइयां बनाई, कुछ ऐसी चीज बनाई जो खाली पीने में यूज होती थी, पीने में यूज होती थी, और उनका सेवन करके वो अपने परफॉर्मेंस को सुधारना चाहते थे, आगे जीतना चाहते थे। ये आज की डेट की सबसे बड़ी समस्या है। फेयर प्ले जब कहते हैं तो उसमें कहते हैं कि नो डोपिंग, फेयर प्ले में नो डोपिंग, डोपिंग नहीं होनी चाहिए। डोपिंग एक बहुत बड़ी परेशानी है, पर आजकल इसके लिए जो वर्ल्ड एजेंसीज हैं उन्होंने बहुत कमर कस रखी है। जैसे ओलंपिक कमेटी है, उसने क्या करा है, उसने कर रखा है कि भैया उसके नियम अनुसार खेलना होगा, उसके नियमों को मानना होगा, कोई ऐसी चीज यूज नहीं करोगे जिससे आपको एनर्जी लेवल बढ़ाने में हेल्प मिलती है, चाहे वो दवाई क्यों ना हो। इसके लिए 2 एजेंसीज काम करती है बेटा, वाडा और नाडा। वाडा है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ये चेक करती है कि किसी ने नशा करके तो नहीं भाग रहा है, किसी तरह का कोई नशा तो यूज नहीं कर रहा है। तो वाडा जब वर्ल्ड लेवल पे, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी इस चीज को चेक करती है तो वो वाडा कहलाती है। जब नेशनल लेवल पे हम लोग, हमारे इंडिया के अंदर चेक किया जाता है कि कोई प्लेयर किसी तरह का कोई नशा तो नहीं करता है, तो उसको नाडा कह दिया जाता है। क्या कह दिया जाता है? नाडा कह दिया जाता है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। और वर्ल्ड, तो ओलंपिक कमेटी ने इसको बनाया है। मैंने भी एंसेंट ओलंपिक की बात बताई, और मॉडर्न ओलंपिक में सुन लीजिए, अभी 2024 तक आपकी जो रशियन टीम है, पूरा रसिया बैन कर रखा है, वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है ओलंपिक के अंदर। 2021 का आने वाले साल में, बल्कि इसी साल होना था ओलंपिक,
पर क्या हुआ, ड्यू टू कोरोना इट हैज बीन पोस्टपोन्ड. नाउ इट विल बी स्टार्ट इन जुलाई, एंड ऑफ द जुलाई. तो जुलाई में शुरू होगा, जुलाई अगस्त में शुरू होगा. तो उसके अंदर रशियन खिलाड़ी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे. रशिया को बैन कर दिया गया, उसके बहुत सारे प्लेयर्स मिले, इन्वॉल्व मिले डोपिंग में, तो उसको बैन कर दिया गया. ठीक है बेटा. देखो अब हम जब क्लासिफिकेशंस में आते हैं, जब हम क्लासिफिकेशंस की तरफ चलते हैं कि हमें किस तरह से क्लासिफाइड कर सकते हैं, हम किस तरह से वर्गीकृत कर सकते हैं डोपिंग को, तो उसमें दो तरीके बताए गए हैं. दो तरीके बताए गए हैं. पहला बताया परफॉर्मेंस एनहेंसिंग सब्सटेंस, कि हमें अपने परफॉर्मेंस को बढ़ाना है, हमें अपने परफॉर्मेंस को बढ़ाना है केवल. दूसरा होता है फिजिकल मेथड, कुछ ऐसी दवाइयां जो इमीडिएटली केवल जब हम खेल खेलते हैं उस समय हमारे परफॉर्मेंस को बढ़ा दें, वो परफॉर्मेंस एनहेंसिंग सब्सटेंस होता है, और अधिकतर प्लेयर इसी का यूज करते हैं. आप समझिए कि केवल परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए जब हम नशीली दवाइयों का या किसी भी तरह की मेडिसिन का यूज करते हैं तो वो परफॉर्मेंस एनहेंसिंग होती है. दूसरा फिजिकल मेथड, जब हम शारीरिक क्षमता को बढ़ाने के लिए, शारीरिक क्षमता को, पूरे शरीर को ही ग्रो कर लेते हैं, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि बहुत ज्यादा हम शारीरिक रूप में मजबूत होंगे तो हमारा खेल अपने आप ही सुधर जाएगा. देखिए कुछ ऐसी चीजें होती हैं, जैसे आपने ड्रग्स अभी लिया, कोई भी ऐसी दवाई ली, केवल आपने दौड़ने से पहले उसको ले लिया तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप किस तरह से दौड़ रहे हैं, कितना दौड़ रहे हैं, आपको किसी तरह का कोई पेन नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी भी तरह की. तो वो रहेगी आपकी परफॉर्मेंस एनहेंसिंग. पर आप स्लो स्लो डेली 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 ले रहे हैं, डेली डेली कोई ना कोई ऐसी दवाई ले रहे हैं जो आपको फिजिकली स्ट्रांग बनाने में हेल्प करे या फिजिकली डेवलप करे, तो वो होता है आपका फिजिकल मेथड, वो कहलाता है फिजिकल मेथड. ठीक है बेटा, इसको मैं लिख दूं, एक मिनट. Stimulants, anabolic, steroids, peptide, agonist, narcotics, diuretics, अभी बताऊंगा फिर बाद में. सबसे पहले जो हमारे परफॉर्मेंस को प्रभावित करने के लिए ऐसे तत्व बनाए गए हैं, ऐसे तत्व बताए गए हैं. सबसे पहला होता है स्टिमुलेंट्स. स्टिमुलेंट्स का मतलब होता है कि उत्तेजक करना, हमारी बॉडी को उत्तेजना कर देना. एकदम ऐसी दवाइयां जो हमारे शरीर को, हमारे ब्लड में, हमारे ब्लड को एकदम से उत्तेजित कर देती है, हमारी ऑक्सीजन पावर को बढ़ा देती है. केवल हमारी मसल्स ही नहीं, हमारे ब्लड सेल्स को भी, हमारी बॉडी को एकदम से, हमारी मसल्स के साथ साथ हमारे पूरे इंटरनल पार्ट को ऐसे एग्रेसिव कर देती है, बहुत ज्यादा
बहुत ज्यादा इस तरह से कर देती है। देखो आप कभी कभी क्या होता है कि खिलाड़ी बहुत ज्यादा थक जाता है या कुछ हो जाता है, उसे कमजोरी महसूस, तो वो स्टिमुलेट ऐसी ऐसी दवाइयां खाता है बेटा जिससे वो एकदम से हैवी हो जाता है, उत्तेजित हो जाता है, उसकी जो वीकनेस होती है, कमजोरी होती है, वो दब जाती है कुछ देर के लिए। एनाबॉलिक स्टेरॉइड स्टिमुलेटर ग्रोथ ऑफ मसल। दूसरा है एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स। एनाबॉलिक्स वो होते हैं जो हमारी मसल्स को ग्रो अप कर देते हैं, एकदम से फैला देते हैं। मसल्स का चलना ही सबसे मेन होता है स्पोर्ट्स के अंदर। मसल्स के अंदर स्पीड बन जाएगी तो वो अपने आप ही काम करने लगेगा। तो एनाबॉलिक्स वो होते हैं बेटा कि जो हमारी मसल्स को एकदम से ग्रो कर देते हैं, एकदम से बढ़ा देते हैं, ठीक है, एकदम से भगाने में काम कर देते हैं। पेप्टाइड हार्मोन्स आर द सब्सटेंस दैट प्रोड्यूस बाय ग्लैंड्स द बॉडीज। दिस सब्सटेंस सर्कुलेट in the blood. These can improve the growth of muscles. पेप्टाइड भी क्या होता है, हमारी ब्लड सेल्स को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। पेप्टाइड्स हार्मोन्स जो होते हैं ये क्या कर देते हैं, हमारे ब्लड सर्कुलेशन को तेज कर देते हैं, फास्ट कर देते हैं, और हमें काफी तेजी से हमारा ब्लड तेजी से फ्लो होने लगता है। देखो ब्लड जितना तेजी से फ्लो होगा उतना ही हम तेजी से काम करने लगेंगे। जब ब्लड मसल्स के अंदर, मसल्स और ब्लड एकदम से तेजी से वर्क करेंगे तो हमारे अंदर एक नई एनर्जी आ जाती है, ठीक है। बीटा बीटा टू एग्नोरिस्ट, बीटा टू एगोनिस्ट। बीटा टू एग्नोनिस्ट का मतलब होता है कि बेटा वो दवाइयां जो जनरली अस्थमा के पेशेंट यूज करते हैं, अस्थमा के जो पेशेंट होते हैं जो दवाइयां यूज करते हैं वो बीटा टू एगोनिस्ट होती हैं। बीटा टू एगोनिस्ट का मतलब जो वो हिलर वगैरह लेते हैं। आपने देखा अस्थमा का जो पेशेंट होगा जब उसको सांस नहीं आता तो वो क्या करता है, इनहेलर लेता है। इनहेलर लेने के बाद उसको सांस आना शुरू हो जाता है। पर जब रेस में दौड़ने के लिए प्लेयर इस तरह की चीजों को क्यों यूज करते हैं, उसको अस्थमा नहीं है क्यों यूज कर रहे हैं, वो इसलिए यूज करते हैं कि उसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाए, ऑक्सीजन लेवल बहुत ज्यादा हाई हो जाए। पहले से ले लिया, क्योंकि दौड़ने में हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन का हमें यूटिलाइज करना है, तो वो पंप ले लिया अस्थमा का, वो क्या करेगा, हमारी एनर्जी लेवल को बना के रखेगा। नार्कोटेक्स कहते हैं कि बेटा जो हमें चोट या इंजरी होती है या किसी तरह का पेन होता है उसको भुलाने में हेल्प करे। नार्कोटेक्स वो दवाइयां हैं, वो नशीली दवाइयां होती हैं जिनको हम जनरली लैंग्वेज में क्या कहते हैं, पेन किलर। पेन किलर होती है ना, जब पेन होता है बहुत ज्यादा तो वो दवाई ले लेते हैं तो पेन कहीं ना कहीं बंद हो जाता है। ऐसी दवाइयां लेते हैं जिससे हमारे शरीर में किसी तरह का पेन नहीं होता। जनरली हम दौड़ेंगे तो थकेंगे, टाइटनेस आएगी, थकान होगी, पर ऐसी नार्कोटेक्स में क्या होता है कि हम इस तरह की दवाइयों का सेवन करते हैं कि हमें किसी तरह की थकान, किसी तरह की दिक्कत, पेन कोई महसूस ही नहीं होता। ड्यूकेट्स ड्यूकेट्स बेटा किसी वो ड्रग्स होते हैं, ये जनरली ड्रग्स की श्रेणी में नहीं भी आते, ड्रग्स की श्रेणी में नहीं भी आते हैं। पर ये होता क्या है, ड्यूक्रेट्स वो चीज होती है कि जहां पर तेजी के साथ हम अपने वेट को कम करने में हेल्प करते हैं। फ्लूइड जो हमारा बॉडी का पानी होता है वो जल्दी से निकलना चालू हो जाता है, पानी तेजी से निकलना चालू हो जाता है जिससे हम वेट को कम कर लेते हैं, ठीक है। वेट को कम करने में हेल्प करता है ड्यूकेट्स। ऐसा क्यों होता है, वेट को कम क्यों करना पड़ता है? देखो बेटा कुछ गेम ऐसे होते हैं जो वेट पे बेस्ड होते हैं, जैसे रेसलिंग, बॉक्सिंग, ठीक है। रेसलिंग या बॉक्सिंग ऐसे हैं कि जैसे आपका वेट अगर 56 किलो है, या कबड्डी है, आप खेल रहे हैं 56 केजी या 55 केजी आपको वेट चाहिए, तो आपके पास दो तरीके, आप जिम एक्सरसाइज वगैरह करके अपने वेट को लूज कीजिए। अच्छा लूज नहीं करेंगे तो आप दवाई खाएंगे, दवाई खा के अपने वेट को कम करेंगे। तो वेट कम होने से, क्योंकि एक एज वेट कैटेगरी बनती है, आपको पता होगा वेट कैटेगरी बनती है, उस वेट के अंदर ही लड़ना होता है। 55 किलो वाला 55 किलो वाले से ही फाइट करेगा, वो 56 किलो वाले से नहीं लड़ेगा, चाहे एज कुछ भी हो, एज कुछ भी हो, डजंट मैटर एज, पर एक वेट सेम होना चाहिए। सेम एज से ये पैरामीटर फिक्स किया गया कि दोनों के बराबर इक्वल पावर होगी, तो वेट कैटेगरी होती है उसकी। इसके बाद है